तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम एक नक्शे के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप के उस दौर में जाएंगे जिसे नवपाषाण युग कहते हैं। ये कहानी है उन पहली बस्तियों की। सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं, 50 से भी ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग के इतने सारे स्थल मिले हैं जिनके बारे में हमें पता है। ये नंबर हमें बताता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव था जो पूरे इलाके में फैल रहा था। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? चलिए एक नजर डालते हैं। हम पहले इस युग के एटलस को समझेंगे, फिर उत्तर पश्चिम के रास्तों से होते हुए गंगा के मैदानों तक आएंगे। वहां से पूरब की पहाड़ियों को पार कर दक्षिण के पठारों तक जाएंगे और आखिर में इस पूरे नक्शे को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो ठीक है, सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नवपाषाण युग मानव इतिहास में इतना अहम क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं था, बल्कि ये इनोवेशन यानी नवाचार का एक पूरा दौर था। तो नवपाषाण युग का मतलब क्या है? नया पाषाण युग, इसका मतलब सिर्फ बेहतर पत्थर के औजारों से कहीं ज्यादा है। असल में ये दो बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलावों का दौर था। पहला खेती की शुरुआत और दूसरा बहुत ही बढ़िया और एडवांस्ड औजारों का निर्माण। और यही दो चीजें हैं जो हमारे नक्शे के हर एक पॉइंट को आपस में जोड़ती हैं। अब हम अपने एटलस का पहला पन्ना पलटते हैं और चलते हैं उत्तरी और उत्तर पश्चिमी सीमाओं की तरफ। इन्हें हम उपमहाद्वीप का दरवाजा भी कह सकते हैं। यहीं से कई नए विचार और लोग अंदर आए। इस इलाके की ऐतिहासिक अहमियत बहुत ज्यादा है। यहीं पर हमें इंसानी बस्तियों के कुछ सबसे पुराने और सबसे जरूरी सबूत मिलते हैं। यहाँ जिंदगी कैसे शुरू हुई, इसे समझना पूरे उपमहाद्वीप की कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ बहुत ही कमाल की जगहें हैं, जैसे मेहरगढ़, जहाँ उपमहाद्वीप में खेती के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। वहीं कश्मीर में बुर्ज़होम और गुफकराल की कहानी तो और भी अनोखी है। जरा सोचिए, वहाँ लोग जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर घरों में रहते थे और उनके शिकार करने के औजार भी एकदम अलग थे। चलिए अब उत्तर से निकलकर भारत के दिल की तरफ चलते हैं, यानी मध्य और गंगा के विशाल मैदानों की ओर। ये वो इलाका है जहाँ जिंदगी बड़ी बड़ी नदियों के आसपास पनपी, जिनकी लाई हुई मिट्टी ने जमीन को बेहद उपजाऊ बना दिया था। जैसा कि मैंने कहा, नदियों की वजह से यहाँ की जमीन खेती के लिए एकदम परफेक्ट थी और इसी वजह से ये इलाका शुरुआती किसान समुदायों के फलने फूलने का एक बड़ा सेंटर बना। इस इलाके की बात करें तो कोल्डी हवा और महागरा का नाम जरूर आता है। कोल्डी हवा तो इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिला है। ये बहुत बड़ी खोज थी। वहीं बिहार में चिरांद जैसी जगहें हड्डी से बने औजारों के लिए मशहूर हैं, जो उस दौर की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया देखी है ना? एक तरफ पहाड़ी सीमाएं और दूसरी तरफ सपाट उपजाऊ मैदान। तो सवाल उठता है कि इतनी अलग अलग जगहों पर बसे इन लोगों में कॉमन क्या था? क्या चीज़ थी जो इन्हें जोड़ती थी? जवाब वही है जो हमने शुरू में बात की थी, खेती को अपनाना और औजार बनाने की कला में लगातार माहिर होते जाना। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं पूरब का। ये एक ऐसा इलाका है जहां आपको तटीय मैदान भी मिलेंगे और घुमावदार पहाड़ियां भी। और इसी भौगोलिक विविधता ने यहाँ की संस्कृतियों को भी एक अलग रूप दिया। यहाँ की बदलती जमीन का सीधा असर लोगों के रहन सहन पर पड़ा। हम देखते हैं कि कैसे एक ही नवपाषाण युग में अलग अलग समुदायों ने अपने आसपास के माहौल के हिसाब से जीने के एकदम अनोखे तरीके खोज निकाले थे। यहाँ के स्थलों में असम का दाओजुली हेडिंग बहुत दिलचस्प है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ जो पत्थर के औजार और रस्सी के निशान वाले मिट्टी के बर्तन मिले हैं ना, वो दक्षिण पूर्व एशिया में मिली चीज़ों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि उस जमाने में भी संस्कृतियों के बीच कनेक्शन था, आदान प्रदान होता था। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव, हम पहुँच गए हैं दक्षिण भारत। ये इलाका दक्कन के पठार पर बसी कई अहम बस्तियों का घर है और इनकी कहानी अपने आप में काफ़ी अलग है। दक्षिणी नवपाषाण स्थलों की अपनी एक अलग ही पहचान है। यहाँ की सबसे अनोखी चीज़ है राख के टीले। माना जाता है कि ये मवेशियों के बाणों से जुड़े कुछ धार्मिक अनुष्ठानों का नतीजा थे। साथ ही यहाँ पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों का एक बड़ा उद्योग था, जो औजार बनाने में उनकी महारत को दिखाता है।
दक्षिण में तो ऐसी जगहों की भरमार है। कर्नाटक में संगनक्कल्लू और ब्रह्मगिरी से लेकर आंध्र प्रदेश के उत्तनूर तक, ये सभी बस्तियां हमें उस दौर के पशुपालन, खेती और सामाजिक जीवन की एक जीती जागती तस्वीर दिखाती हैं। तो हमने उपमहाद्वीप के चारों कोनों का एक चक्कर लगा लिया है, उत्तर की बर्फीली हवाओं से लेकर दक्षिण के गर्म पठारों तक। अब वक्त है एक कदम पीछे हटने का और इस पूरी बड़ी पिक्चर को एक साथ देखने का। ये टेबल हमारी पूरी यात्रा का एक निचोड़ है, हर इलाके से एक अहम जगह जो उस क्षेत्र की कहानी बताती है। उत्तर में मेहरगढ़, मध्य भारत में कोल्डी हवा, पूरब में दाउजिली हेडिंग और दक्षिण में संगनकल्लू। यही विविधता इस युग की असली खूबसूरती है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है जो हमें समझनी है, वो ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप का नवपाषाण युग कोई एक सीधी सादी एक जैसी कहानी नहीं है। ये तो एक खूबसूरत मोज़ैक जैसा है, जिसमें हर टुकड़े का अपना अलग रंग, अपनी अलग पहचान है। ये अलग अलग समुदायों की कहानी है जिन्होंने अपने अनूठे तरीकों से अपने माहौल के साथ तालमेल बिठाया। तो क्या ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में ये प्राचीन नक्शा तो आज भी बन रहा है। पुरातत्वविद लगातार नई खोज कर रहे हैं और हर खोज के साथ इसमें कुछ नया जुड़ जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि भविष्य में जमीन के नीचे से और कौन से नए अध्याय सामने आएंगे जो हमारे अतीत की समझ को और भी गहरा और रोमांचक बना देंगे।